आज जो मेनली कंसेप्ट करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट बोर्ड में कभी नहीं पूछते, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. सो फर्स्ट यू कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस. देयर विल बी नंबर ऑफ कंसेप्चुअल जो बोर्ड में आते हैं, बट एग्जैक्टली बोर्ड ने इसका कभी प्रूफ सिलेबस में नहीं रखा. यू कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस. प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस होता है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसको हम चार्ज दे रहे हैं, कंडक्टिंग बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस सेज कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑन द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द कंडक्टर. कि अगर हमारे पास डिफरेंट, एक तो सिमेट्रिकल बॉडी होती है जैसे स्फीयर है, तो आपने अगर उसको चार्ज दिया तो भी से चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द सरफेस. बट अगर हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है, एक डेफिनेट शेप इस तरह से नहीं है जो सिमेट्रिकल हो स्फीयर की तरह, से क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो उस केस में एजेस होती हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस सेज कि जो पॉइंटेड एंड्स होंगे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. मतलब अगर मैं किसी, मान लो शीट है मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर शीट, और मैंने इसको चार्ज किया, और एक स्फीयर है जिसको चार्ज किया, या सर्कुलर शीट है जिसको चार्ज किया. जब हम चार्ज मार्क करते हैं, इस पे हम चार्ज ऐसे मार्क कर सकते हैं कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस. तो जब इस तरह की शेप होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट, तो हम चार्जेस को ऐसे मार्क करेंगे. कॉर्नर्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, कि पॉइंटेड एंड्स हैं यहाँ पे. तो इसको हमें मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं कि पॉइंटेड एंड्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है एंड बाकी एंड्स पे कम होती है. दिस इज रैपिड प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस. कि अगर हमारे पास बॉडी में पॉइंटेड एंड्स हैं, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर एंड्स ऑफ द बॉडी. मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि पॉइंटेड एंड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है या कम होता है. पॉइंटेड एंड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा वजन. कम होगा. पॉइंटेड एंड्स हैव अ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर. जितना आप उसको स्मूथ करते जाओगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा. अर्थ आपको फ्लैट लगती है बिकॉज उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है. पॉइंटेड एंड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है. So mathematically, this implies that surface charge density is inversely proportional to radius. कि radius of curvature जितना कम होगा, surface charge density उतनी ज्यादा होगी. So you can write, पहले तो principle लिख लो, फिर उसको mathematically proof भी कर देंगे. According to principle of point charges, according to principle of point charges, in a conductor, according to principle of point charges, in a conductor, surface charge densities, in a conductor, surface charge density is inversely proportional to the radius of curvature for the conducting surface, that is sigma inversely proportional to r. Or in simple terms, it implies that, or in simple terms, it implies that pointed ends of the conductor, or in simple terms, it implies that pointed ends of the conductor will have more charge density. Pointed ends of the conductor will have more charge density relative to other parts of conductor.
Then you write proof. Consider proof. Consider two spherical conductors of radius r1 and r2. Consider two spherical conductors of radius r1 and r2 and connected by a long wire. If the system is charged, the charge distributes itself in such a way that potential on the surface of two spheres is same. So हमने दो conductors लिए separated by a large distance and you connect them by a wire. So इस पे चार्ज Q1 रेडियस R1, इस पे चार्ज Q2 रेडियस R2. जब इन्हें कनेक्ट कर देंगे, redistribution takes place till potential becomes same. Potential becomes same means you can say that KQ1 by R1 will be equals to KQ2 by R2. Implies also the ratio of surface charge densities. Sigma 1 by sigma 2. Sigma 1 is from equation 1 you can say that Q1 by Q2 is R1 by R2. You can say sigma 1 by sigma 2 is R2 by R1. Or इसके consequence क्या होंगे कि sigma is inversely proportional to R. Practically इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर सब pointed ends होंगे, हाँ जी, सब बोर्ड नहीं दिख रहा सर, एक चीज नोट करनी थी। pointed ends अगर होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? Pointed ends of conductor हो या ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंस क्या आने वाला है? चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, पर उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो कंडक्टर पे या नॉन यूनिफॉर्म हो, हाउ डज इट अफेक्ट?
चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नहीं, पोटेंशियल तो पूरे कंडक्टर पे सेम है। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क आएगा। किसमें? सर इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क आएगा मींस? सर मतलब जैसे जहाँ पर चार्ज ज़्यादा है फिर वहाँ ज़्यादा हो। वहां मतलब उसके पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर होता क्या है? मैं आपको अगर एक आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर दे देता हूँ, सर ने आपको ऐसे एक कंडक्टर दिया, आर्बिट्रेरी शेप, और मैं पूछूं यहाँ पे से एट एनी पॉइंट P1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सर वहाँ पे मतलब +1 कूलम का चार्ज रखेंगे और देखेंगे सर कितना फोर्स लग रहा है उसको। मैंने पूछा कितना है। आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर, मैंने आपको उसका साइज नहीं दिया, मैंने उसको शेप भी नहीं दी, मैंने आपसे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तो कैसे बता सकते हो? अगर मैं बोलूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो किसकी टर्म्स में निकाल सकते हो? तो इस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कंडक्टर के सरफेस के पास। गॉस लॉ लगा के। गॉस लॉ लगा के? अच्छा, कैसे? गॉसियन सरफेस क्या लूं? सर डी क्यू चार्ज से कर देंगे। DQ चार्ज से कर देंगे मतलब? सर डी क्यू एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा। ना, बिकॉज हमें टोटल चार्ज तो पता नहीं। और टोटल चार्ज अगर इस पे Q है, तो टोटल चार्ज अगर मैं इस पे मान लो ले भी लेता हूँ Q, इस पे टोटल चार्ज Q है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे अलग आने वाला है। इट विल नॉट कम आउट टू बी सेम एट ऑल पॉइंट्स नियर द कंडक्टर। आपके मेथड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कंडक्टर के पास सेम ही आ जाएगा, पर क्योंकि इसकी एक शेप नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहने वाली है डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको सिग्मा की टर्म्स में निकालना पड़ेगा आंसर, कि सरफेस के पास निकालना है तो सिग्मा की टर्म्स में निकालना पड़ेगा कि सिग्मा उस पॉइंट के पास जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो कितना है। मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, से मैंने एक ये पॉइंट लिया क्लोज टू द सरफेस, मतलब मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ डायग्राम बनाने के लिए, इट्स क्लोज टू द सरफेस। मैंने जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो मैंने एक गॉसियन सरफेस चूज किया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। से मैंने लिया गॉसियन सरफेस है मेरा ये सिलेंडर, and this point P1 lies on cylinder. इसको मान लिया ये टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस। अगर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया S है या DS है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज इनसाइड सिलेंडर है सिग्मा ds। क्लियर है ये सबको कि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस है सिग्मा ds। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी इन पर्टिकुलर स्मॉल रीजन। कर्व्ड सरफेस के लिए E डॉट ds की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्यों? सर वो परपेंडिकुलर क्या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है? ई ए वेक्टर वेक्टर और ई E वेक्टर परपेंडिकुलर क्यों है? सर ई वेक्टर टुवर्ड्स राइट है, डीएस वेक्टर E टॉप वेक्टर टुवर्ड्स राइट है, सर डीएस के लिए। ds तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ds की तो ये डायरेक्शन होगी। सर वो कर्व सरफेस के लिए डीएस ऊपर हो जाएगा और क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? क्यों ऊपर होगा?
सर जैसे कर्व सरफेस के लिए ds तो टॉप की तरफ ही पॉइंट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉइंट करेगा। शायद सर। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही पॉइंट करेगा? सर आपने पर सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस ले लिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल एरिया लिया, ds ऊपर पॉइंट कर दिया, तो E इधर क्यों होगा? कल बताया था ये, या परसों बताया होगा। कंडक्टर का जो सरफेस होता है उसके सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम होती है या डिफरेंट? होती है। सर आपने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सर वो परपेंडिकुलर हो जाती है सर सरफेस के। सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, बिकॉज रीजन क्या बताया था उसका? मेरे बताने से कुछ नहीं होता ना, रीजन तो होगा ना कुछ। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होता है? बिकॉज सरफेस के दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो तभी होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे। तो कर्व्ड सरफेस के लिए E डॉट ds जीरो हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर अपवर्ड्स होगा, सिमिलरली इधर लेके तो डाउनवर्ड्स होगा, बट इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। बॉटम सरफेस के लिए भी E डॉट ds जीरो ही होगा। यस बॉटम सरफेस के लिए E डॉट ds जीरो क्यों होगा? चार्ज वहां पे नहीं है। बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है। ये तो इंटरनल पॉइंट आ गया ना कंडक्टर का। कंडक्टर तो ये था, तो ये इंटरनल पॉइंट ऑफ कंडक्टर है। बॉटम सरफेस के लिए E डॉट ds जीरो है क्योंकि E जीरो है। तो बेसिकली जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds करनी है, किसका, सिर्फ इसी को ही सॉल्व करना है। यस इसके लिए E डॉट ds कितना बनेगा? E और ds में एंगल, जीरो। तो मेरे पास ऐसे बना था E डॉट ds is equals to sigma ds by epsilon naught। कर्व्ड सरफेस के लिए जीरो, बॉटम सरफेस के लिए जीरो, तो बेसिकली यही बचा। अब स्फीयर का फॉर्मूला बताना मेरे को क्या आया था। स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर इसको मैंने चार्ज मान लो दिया Q, रेडियस R, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? KQ by R इलेक्ट्रिक फील्ड KQ R by R क्यूब। मैं इसको, यार KQ/R³ तो इंटरनल पॉइंट था, मैं तो सरफेस पे पूछ रहा हूँ। यस ये क्या है? Q/4πr²। charge per unit volume. सिग्मा, तो यही फॉर्मूला था इसमें भी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, कोई भी शेप है, जब उसके सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इट विल ऑलवेज बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिजल्ट को देखो, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट के आसपास ज्यादा होगा। जैसे मैंने शीट बनाई थी, रेक्टेंगुलर शीट, और मैंने एजेस पे चार्ज डेंसिटी को ज्यादा शो किया था। मैंने शो किया था कि इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो मैं जब इस शीट को चार्ज करना शुरू करूंगा तो एयर आयोनाइज सबसे पहले कहां से होगी? पॉइंटेड एंड्स के आसपास से। कॉर्नर।
और चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास पॉइंटेड एंड्स हैं कंडक्टर के, आप उसको ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, बिकॉज पॉइंटेड एंड्स के आसपास बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा और जो चार्ज आप दे रहे हो वहां से वो लीक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको किसी बॉडी को ज्यादा चार्ज देना है तो उसके पॉइंटेड एंड्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट्स चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। समझ में आया ये पॉइंट कि पॉइंटेड एंड्स होंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वहां से एयर आयनाइज हो जाएगी उसके आसपास की और चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। So that's the importance of this concept, sigma inversely proportional to R. ये लिख लो, सेकेंड हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड near the surface of conductor. Electric field near the surface of conductor. And you can draw this diagram too. सिर्फ diagram बना लेना. Electric field near the surface of conductor. Electric field near the surface of conductor. Now, when I am writing electric field, it always means electric field intensity. Electric field near the surface of conductor. You can write. Consider an arbitrary shaped conductor. Consider an arbitrary shaped conductor having total charge Q but with non-uniform distribution of charge. But with non-uniform distribution of charge. To find electric field intensity at any point P1. To find electric field intensity at any point P1 near the surface of conductor. To find electric field intensity at P1 near the surface of conductor, just outside it. We assume charge density on the conductor near that point be sigma. Charge density on the conductor near that point be sigma. To find the field intensity, we assume a Gaussian surface to be cylinder as shown of cross-sectional area ds. Of cross-sectional area ds. Thus, सर एज्यूम की क्या? बात क्या बोला, रिपीट कर दो. वी एज्यूम charge density sigma with cross-sectional area ds. Charge inside the Gaussian surface or cylinder will be sigma ds. For bottom surface B, E dot ds is equal to 0 because electric field intensity inside the conductor
because electric field intensity inside the conductor is 0. For curved surface, E dot ds is 0. As electric field is perpendicular to ds, thus using Gauss law. Thus using Gauss law. Last two terms 0 है, curved and bottom surface. Sigma by epsilon naught. Clear सबको ये? सर इसमें हमने ds की इंटीग्रेशन क्यों नहीं की, मतलब जैसे इंटीग्रेशन किया हटा दिया. हमने ds लिया ही स्मॉल एरिया है ना, बिकॉज सिग्मा सब जगह पे अलग अलग है, तो ds ऑलरेडी हमने इनफिनिटेसिमली स्मॉल एरिया ही लिया, उसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे? बस हमें पूरे कंडक्टर का थोड़ी निकालना है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, हमें तो सिर्फ उस छोटे से रीजन के पास ही निकालना है. ओके सर. अब अगर मैं कंडक्टर को चार्ज दे देता हूँ, जैसे इस केस में मैंने दिया, आर्बिट्रेरी शेप है, तो कंडक्टर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रेपेल. रिपेल करेंगे. तो अगर मैं पूछूं कि अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कंडक्टर पे प्रेशर कितना लग रहा है, आउटवर्ड प्रेशर जो लग रहा है वो कितना है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू द चार्जेस बिकॉज इट ट्राइज टू एक्सपैंड, तो हम कह रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स लग रही है, कंडक्टर का एक पार्ट बाकी पार्ट्स पे फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, कुछ आइडिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? df by ds. df बाय ds निकालना है, तो df कितना है फिर? df, मैंने एक कंडक्टर बनाया, उसका स्मॉल एरिया ले लिया, मान लेता हूँ, चलो आपने कहा df by ds. Again I draw an arbitrary shaped conductor, और मैंने कहा ये स्मॉल एरिया
इस पे फोर्स लग रही थी इधर और इसका एरिया था ds। तो आपने कहा जो प्रेशर है दैट इज df बाय ds। तो ये df कितना है, कितनी फोर्स लगेगी? EDS EDQ EDQ edq। e कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों? सजेशनीय सरफेस। बिल्कुल गलत। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था? टर्नर पॉइंट जस्ट मैंने जब ये निकाला फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के कारण था यस या पूरे कंडक्टर के कारण था? रीजन। अच्छा, मतलब इस पे बाकी सारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो इन सारे चार्जेस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है भैया, ये नेट निकला है। तो फिर सर मतलब हमने फिर DS सिर्फ इतना सही क्यों लिया था? वो तो निकालने का मेथड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे का ही निकला है। बिकॉज नियर सरफेस निकाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ओके मैंने सर। कहाँ पे लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने से रीजन का है? वो इतने से रीजन को गॉसियन सरफेस, जब हमने इनफाइनाइटली लार्ज शीट वायर ली थी तो हमने गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर माना था। तो ये थोड़ी था उसके बाहर जो वायर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी इनफाइनाइट वायर का ही निकाला था, पर सिलेंडर की लेंथ तो एल ली थी। हमने इनफाइनाइटली लार्ज शीट ली थी तो उसमें से गॉसियन सरफेस सिलेंडर पासिंग थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी शीट का था। वो सिर्फ छोटे से रीजन जहां से शीट पास सिलेंडर पास कर था उसका थोड़ी था। तो ये जो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होल कंडक्टर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं डीएफ कितना है, सोच के बताना। डीएफ कितना है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज। वही तो पूछ रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस चाहिए या ऑन द सरफेस चाहिए? सर ऑन। थोड़ा सा सोचो, कुछ 11th में ऐसा पढ़ा था आपने। आपने मेरे को यहाँ पे जब बोला कि चार्ज अगर dq है तो फोर्स इज dq इंटू ई, dq है इसका चार्ज इंटू ई। ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। हाँ जी, कुछ आइडिया तो दो यार, नींद में हो सारे सुबह सुबह। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर ऑन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर ऑन सरफेस, बस। यार मेरे को एक बात बताओ, स्मॉल एरिया ds, इसका अपना चार्ज इस पे फोर्स लगा सकता है? नहीं सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमेनिंग कंडक्टर, इसको छोड़ दो,
बाकी का कंडक्टर इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है वो निकाल रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ रिमेनिंग कंडक्टर। तो रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे निकालूं मैं कि छोटा सा पार्ट छोड़ दिया डीएस, इसको छोड़ के जो बाकी कंडक्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पे। इसका आधा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। This is sigma ds. This is electrical pressure. ये कहां से आया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि यहाँ पे इसको छोड़ दो, बाकी सारे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों ऐसे? अपने दिमाग की बत्ती जला सकते हो, बंद है सुबह सुबह। एक काम करते हैं, यहां पे लेता हूं मैं एक छोटा सा कंडक्टर, ठीक है, और 2 पॉइंट्स लेता हूं। एक जस्ट आउटसाइड द सरफेस, एक जस्ट इनसाइड द सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ये सबको क्लियर है? यस। अब इसको देखो, सिर्फ इस शीट को, इस पे चार्ज है मान लो पॉजिटिव, मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो किधर जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, या P1 पे रखा तो राइट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल पार्ट, राइट। मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो शीट के इसके कारण किधर जाएगा? लेफ्ट। अब रिमेनिंग पार्ट को देखो, इस सारे पे पॉजिटिव चार्ज है, इस सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर दिस पॉइंट किधर होगा? टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये सारा स्फीयर उसको रिपेल करेगा इधर, यस। और वो जस्ट इनसाइड होता तो इधर करता। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, आपको ऐसे आर्बिट्रेरी शेप में प्रॉब्लम है तो आप स्फीयर एज्यूम करके देखो, ठीक है। अब मैं इसमें से ऐसे थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया, मैं टेस्ट चार्ज को इधर रखूं, इसके बाहर या इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही आएगी इन दोनों पॉइंट्स पे। यस। जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड फील्ड सेम ही डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव, बाकी सारा स्फीयर इस चार्ज को बाहर को पुश करेगा। तो कंसेप्ट क्या बन रहा है? जस्ट आउटसाइड इट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल एरिया प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो मेरे पास आ रहा है ES प्लस ER, दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ES माइनस ER इज 0। तो ES कितना आ गया? और ER भी सेम ही आ गया। तो ये स्मॉल एरिया पे जो फोर्स लगाई थी रिमेनिंग पार्ट ने लगाई थी, और रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ ये क्या किया मैंने?
पहले जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होल कंडक्टर. Sigma by 2 epsilon naught is electric field due to the small part only. तो स्मॉल पार्ट या बचे हुए पार्ट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो फोर्स निकालनी है तो इसके कारण निकालनी है. देखो ये समझ में आ रहा है कि किसी को प्रॉब्लम है. ये जो मैंने ES और ER की वैल्यू निकाली है फॉर स्मॉल पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट. क्लियर है? तो थोड़ा नीचे कर दो. सर थोड़ा नीचे वाला एक बार स्टेप बता दो एक. मैं लिखा दूंगा यार, वो लिखने की चिंता न करो, समझने की कोशिश करो. मैं ER लिखा माइनस देता हूँ. ES 0 कैसे होगा? क्या? ER माइनस ES 0 कैसे होगा? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक सर, बाहर वाले के लिए कैसे करोगे? बाहर वाले में कैसे करेंगे फिर? तो बाहर तो अभी निकाला पिछले आर्टिकल में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर भी निकाल चुके हैं, 0 होता है. ठीक है सर. So you can write electrostatic pressure on a conducting surface. ये डायग्राम बनाओ पहले ये वाला डायग्राम बनाओ. Electrostatic pressure due to conducting surface. Electrostatic pressure due to conducting surface. So you can write consider an arbitrary shaped conductor. Consider an arbitrary shaped conductor having positive charge Q distributed over its surface. Different parts of conductor repel each other and exerts an electrostatic pressure. If we assume small area ds, having charge density sigma, if we assume small area ds having charge density sigma, the electric field just outside it is sigma by epsilon naught, and just inside the conductor it's 0. As shown in figure. At external point, electric field intensity is the sum of electric field intensity due to small area ds and the remaining conductor, whereas for internal point it is the difference of two. फिर ये लिख लो, that is ES plus ER is sigma by epsilon naught, ES minus ER is 0, और ES और ER की वैल्यू लिख ले.
Then you draw the second diagram. Second diagram draw करो. सिर्फ डायग्राम बनाना अभी. So you can write for small area ds. The force due to remaining conductor. The force due to remaining conductor is given by. Force due to remaining conductor is given by. dF is equals to pressure P is sigma square by 2 epsilon naught. क्लियर ये चीजें दोनों. सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी सुबह जो काम आएंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट चार्जेस. सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. पॉइंटेड एंड्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है. सेकंड, कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज exerted, it's sigma square by 2 epsilon naught. Next to write numerical. Can write two large parallel conducting sheets are given charges. रिपीट कर दो. Large parallel conducting sheets are given charges. Q and 2Q respectively. Find the charges appearing on all the four surfaces. Find the charges appearing on all the four surfaces. ऐसे given है. चार surface है. Find the charges appearing on four surfaces. 1, 2, 3, 4. मतलब इस साइड चार्ज कितना, इधर कितना, चारों surfaces पे.
क्वेश्चन समझ आया पहले? मैं अगर ये बोलूं इस पे चार्ज x है तो इस पे कितना होगा? माइनस Q माइनस q माइनस एक्स। इस पे y तो इस पे क्यू माइनस 2q माइनस 2q माइनस वाई। तो अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूं तो चारों सर्फेसेस पे चार्ज आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू बतानी है कितनी है। फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द 4 सर्फेसेस। कैसे करें? So electric field inside conductor 0 करनी है और outside आउटसाइड का क्या करना है? इनसाइड ही करना है बस। ओके सर करो, लेट्स सी क्या आंसर आता है। प्रूव कर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 है तो x और y कितना होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपका आंसर चेक हो जाता है जब भी इस तरह के कंडक्टिंग शीट्स के क्वेश्चन आएंगे, पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स के। हमेशा फर्स्ट और लास्ट सरफेस पे सेम चार्ज होगा, मतलब 1 और 4, और 2 और 3 पे इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अभी हमने इसको बस पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रूफ करना है, मतलब वैल्यूज निकालनी है, बट आंसर आपका बता रहा हूँ कैसे चेक होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट पे सेम और फेसिंग सर्फेसेस पे ऑपोजिट। 2 से ज्यादा प्लेट होती तो भी यही कंसेप्ट होता। सो x 3q/2 है x 3q/2 है, ठीक है। तो y3/2 है। y3/2 ठीक हो गया। अब तो सारे फिर अगर आपने x को 3q/2 निकाल लिया और y को q/2 निकाल लिया तो सारे सर्फेसेस पे चार्ज आ गया। अब चेक करो, फर्स्ट एंड लास्ट पे सेम आ रहा है और फेसिंग सर्फेसेस पे ऑपोजिट आ रहा है। यस सर
जिनका नहीं हुआ वो देखो। मैंने मान लो एक पॉइंट लिया इसके अंदर P, टेस्ट चार्ज रखा, फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये पॉजिटिव शीट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। बाकी तीनों शीट्स भी पॉजिटिव हैं, इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड एट P इज 0। फर्स्ट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है X, सेकेंड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब X इज इक्वल्स टू ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? Electric field due to infinitely large sheet. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली सिग्मा बाय लार्ज टू एप्सिलॉन। X की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 प्रूव करके Y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। क्लियर है? देखो सबको कैसे किया। बिकॉज MCQs में तो मैं Q पे P2 पे निकालने के लिए कहता ही नहीं कि X अगर 3Q/2 आ गया तो ये -Q/2 हो जाएगा, ये +Q/2 हो जाएगा, ये 3Q/2 हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट पे सेम और ऑपोजिट्स पे फेसिंग सर्फेसेस पे ऑपोजिट चार्ज। देखो क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। Excuse me, sir. सर फिर पूरी एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पूरी जैसे अगर दोनों सरफेस मिला हाँ। तो सर जैसे क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पे भी शीट ही लिखा था, तो ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में पूछा क्या था? ऑल द फोर सरफेसेस पे चार्ज बताने हैं। तो 4 सरफेस बोले ना उन्होंने, मतलब एक क्वेश्चन में बता दिया कि आपको 4 सरफेस लेने हैं। ओके सर, नहीं तो वैसे ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट राइट।
an isolated conducting sheet